India's population is not expanding. India's fertility rate is declining. भारत में प्रजनन दर में कमी पता चली है। Is this the calm before a population crash? India is changing और ये चेंज आपके घर के अंदर हो रहा है। Doctors warn that infertility is becoming a growing problem. जहाँ एक फ्लैट में दो लोग रहते हैं, दोनों कमाते हैं और दोनों ये डिसाइड करते हैं कि किड्स नहीं चाहिए। कुछ लोग अकेले रहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और इमोशनली सेटल्ड, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पेरेंटिंग की जगह एक डॉग अडॉप्ट कर लिया है। Our last story tonight is about a newly encroaching species. I'm talking about dinks. We're dinks. We're dinks. Me and my boyfriend are dinks. ये है डिंक, सिंक और डिंकवैड। डिंक यानी डबल इनकम नो किड्स, सिंक यानी सिंगल इनकम नो किड्स, और डिंकवैड विच मीन्स डबल इनकम नो किड्स विथ अ डॉग। अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल ट्रेंड है, देन वेट टिल आई टेल यू हाउ दिस अफेक्ट्स यू। ये एक स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक शिफ्ट है जिसका असर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन और स्टॉक मार्केट ट्रेजेक्टरी पर पड़ सकता है। वेलकम टू बिहाइंड द हेडलाइंस, जहां हम एक ट्रेंडिंग नैरेटिव की फुल स्टोरी डिकोड करते हैं ताकि आपको सिर्फ वो मिले जो ट्रूली मैटर करता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हर बड़ी इकोनॉमिक स्टोरी एक नंबर से शुरू होती है और इस स्टोरी का नंबर है टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब द नंबर ऑफ किड्स अ वुमन हैज ऑन एवरेज इन हर लाइफ टाइम। अब 1990s में ये एवरेज था 3.4, 2005 के आसपास ये 2.68 था और 2023 में ये 1.9 तक पहुंच गया है। आपने देखा कैसे ग्रेजुअली ये नंबर कम हो रहा है। अब बताता हूं कि ये नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारी पॉपुलेशन स्टेबल रखने के लिए जो मिनिमम फर्टिलिटी रेट है, जिसे आप रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी भी कह सकते हैं, वो है 2.1 और हम हैं 1.9 पे। अब इसका मतलब ये कि हम पहले ही उस थ्रेशोल्ड के नीचे आ चुके हैं। अर्बन इंडिया में तो ये 1.6 तक आ चुका है और रूरल इंडिया में 2.1। सिर्फ बिहार, यूपी और झारखंड ही रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी के ऊपर है, बाकी सब स्टेट्स नीचे हैं। ये एक कोल्ड हार्ड इकोनॉमिक रियलिटी है कि इंडिया की आने वाली जनरेशन कम हो सकती है विद अ लेसर वर्कफोर्स एंड अ मॉडरेट कंज्यूमर बेस। अब इंडियन इकोनॉमी का इंजन क्या है? कंजम्पशन, मतलब लोग जितना ज्यादा खर्चा करते हैं उतनी ज्यादा इकोनॉमी ग्रो करती है। The Indian economy is booming. India is the world's fastest growing major economy. And India's economy finally unshackled. और शॉर्ट टर्म में डिंक कपल्स इसी कंजम्पशन को बूस्ट करते हैं क्योंकि दोनों कमाते हैं, और अगर बच्चा नहीं है तो स्कूल फीस नहीं है, पीडियाट्रिशियन बिल्स नहीं है, तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम स्पेंडिंग में कन्वर्ट होती है, ट्रैवल, एक्सपीरियंसेस, रियल एस्टेट और फाइनेंसेस में। अब इंडिया का डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक पिछले 10 सालों में 61 मिलियन से 165 मिलियन तक पहुंच गया है। अर्बन हाउसिंग प्राइसेस भी पिछले 5 सालों में 50 to 60% बढ़ चुके हैं और इंडिया का लग्जरी सेगमेंट 15 to 20% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट क्विक कॉमर्स का CAGR भी 70 to 80% है एंड दिस शॉर्ट टर्म कंजम्पशन मोस्टली इज ड्रिवन बाय डिंक हाउसहोल्ड्स, ऑफ कोर्स in metro cities. So this shows that India is moving on from need-based consumption to experience-based consumption. और डिंक हाउसहोल्ड्स सिर्फ स्पेंड नहीं करते, they save and invest aggressively. और ये पैसा इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स में जा रहा है एट अ स्केल जो 10 साल पहले अनइमेजिनेबल था। Mutual funds have attracted money. Indian mutual fund industry has now crossed a new milestone in November with assets under management or AUMs surpassing 80 lakh crore rupees. अगले 10 साल में 7 गुना 7 टाइम्स बढ़कर 300 लाख करोड़ पर पहुंच जाएगा। 2010 में इंडिया का टोटल म्यूचुअल फंड AUM था अराउंड 6 to 7 लाख करोड़ रुपीस और आज ये 82 लाख करोड़ रुपीस से भी ऊपर है, ऑलमोस्ट 11x ग्रोथ इन 15 ईयर्स। फरवरी 2026 में SIP इनफ्लोज भी 29,500 करोड़ रुपीस क्रॉस कर चुके हैं। 2019 में करीब 4 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे और दिसंबर 2025 में ऑलमोस्ट 21.6 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे। तो ये फाइनेंशियलाइजेशन जो हो रही है, इसमें डिंक और डिंकवैड कपल्स का डिसेंट कंट्रीब्यूशन है। अब शॉर्ट टर्म में इक्विटी मार्केट्स, कंजम्पशन स्टॉक्स, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी सब आउट परफॉर्म करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वॉल्यूम ड्रिवन सेक्टर्स जैसे FMCG, अफोर्डेबल हाउसिंग, मास एजुकेशन, इन सब पे स्ट्रक्चरल प्रेशर आ सकता है। लेकिन क्यों? बताता हूँ। अब हमने बताया कि इंडिया की ग्रोथ का इंजन कंजम्पशन है, बट वो क्यों है? बिकॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। मोर पीपल मतलब मोर कंज्यूमर्स, मोर डिमांड एंड मोर ग्रोथ। इंडिया की मीडियन एज अभी अराउंड 29 ईयर्स है, मतलब वी हैव वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशंस इन द वर्ल्ड एंड दिस इज आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड। लेकिन अगर हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 पे ही रहती है तो ये विंडो सिर्फ अगले 25 साल तक ही रहेगा, उसके बाद देयर विल बी अ सडन शिफ्ट। Economists warn that India may not be able to cash in on this so-called demographic dividend for long. And why is India's biggest opportunity also its biggest threat? देखो, डेमोग्राफिक प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग इंडिया का वर्किंग एज पॉपुलेशन मिड 2030 से अर्ली 2040s के बीच पीक करेगा। उसके बाद वर्कफोर्स ग्रोथ स्लो हो सकती है, डिपेंडेंस बढ़ सकते हैं, हायर फिस्कल प्रेशर आ सकता है, यानी आज का कंजम्पशन बूम
कल के कंजम्पशन स्लो डाउन का बेस बन सकता है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन समझना ही इस एपिसोड का कोर पॉइंट है। अगर हमें ये समझना है कि where this road takes us, then Japan is a classic example. With Japan's huge post-war baby boom generation, now all in their mid to late 70s. The Japanese economy is facing a peculiar problem. It's now the world's most indebted country with a debt to GDP ratio 248%. Japan's population crisis is urgent. जापान आज वो जगह पे है जहां इंडिया 30 से 40 सालों में हो सकता है अगर करेक्शंस नहीं किए गए तो। जापान की टोटल फर्टिलिटी रेट थी 1.15 इन 2024 एट अ रिकॉर्ड लो। उनकी मीडियन एज अराउंड 50 इयर्स है और जापान को जब डेमोग्राफिक शिफ्ट को सीरियसली लेना चाहिए था तब उन्होंने नहीं लिया और इसीलिए वर्कफोर्स श्रिंक हुआ, कंजम्पशन स्टैग्नेट हुई, गवर्नमेंट डेट एक्सप्लोड कर गया क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन को सपोर्ट करना पड़ा। हाल ऐसा हो गया था कि कंपनीज को डोमेस्टिक ग्रोथ छोड़कर ग्लोबल एक्सपांशन पर डिपेंड करना पड़ा। Japan is having fewer babies. Now, the number of children in Japan is at its lowest since 1950. Japan's population has dropped by almost 1 million people in a single year. देखो इंडिया भी वहां पे तो नहीं है बट डायरेक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो फिर व्हाट शुड वी डू? अगर हम पूरी एनालिसिस को कंबाइन करें तो इंडिया एक क्रिटिकल इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर खड़ा है। एक तरफ स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन ग्रोथ है, राइजिंग इनकम्स हैं और फाइनेंशियल मार्केट्स रैपिडली एक्सपांड हो रहे हैं। दूसरी तरफ फर्टिलिटी डिक्लाइन ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है कि लॉन्ग टर्म डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। डिंक, सिंक और डिंक वैड सिर्फ लाइफस्टाइल कैटेगरीज नहीं है, ये इंडिकेटर्स है कि हाउस होल्ड्स अपनी इनकम एलोकेशन, कंजम्पशन बिहेवियर और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे रीडिफाइन कर सकते हैं। तो देखो आज इंडिया ग्रोथ और कंजम्पशन का फेज एंजॉय कर रहा है, लेकिन रियल सवाल ये नहीं है कि आज क्या हो रहा है। रियल सवाल ये है कि क्या कल ये सस्टेन रहेगा और अगर नहीं तो क्या हम इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हैं? Well, that's one way to do it. That's it for today's episode of Behind the Headlines. Hope you like the video and share this with your Ding couple friends. मिलते हैं अगले एपिसोड में with another story that's shaping your world. मैं हूं महर्षि. Till then, stay sharp.